बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं हाफिज हमदुल्ला साहब, JUI के साथ ताल्लुक है। सेनेटर हमायूं मेमन साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और बिलाल कैनी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। आज आर्मी चीफ ने एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब किया और उसमें उन्होंने आर्टिकल 19 का जिक्र किया और साथ ये कहा कि हम अपनी हदूद से वाकिफ हैं और आपको भी उन हदूद से वाकिफ होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो सकता है, किसको पैगाम है और क्यों इस पैगाम की ज़रूरत पड़ी, सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर जारी कर दिया है और साथ जुडिशल कमीशन बनाने का भी उन्होंने मुतालबा किया है। तो क्या अब वाइट पेपर के साथ जुडिशल कमीशन बन जाएगा इलेक्शंस पे या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का जलसा इस वक्त कराची में जारी है, लेकिन मौलाना को इजाज़त नहीं दी गई। एक जमहूरी हुकूमत ने मौलाना को इजाज़त क्यों नहीं दी, इस पर भी बात करेंगे आज के शो में। सबसे पहले बिलाल कैनी साहब आपकी तरफ आएंगे। सर ये फरमाइएगा कि आर्मी चीफ ने जो मैसेज दिया है किसको दिया है और आज ज़रूरत क्या थी इस मैसेज की वजह से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मेरा ख्याल है आर्मी चीफ साहब अब खुद ही बता सकेंगे बेहतर, या वो DG ISPR के उनका क्या मकसद था। मगर मेरा ख्याल है जितना जो आपने भी अभी क्लिप चलाई, हम मैं कुछ और शोज़ में भी आज रहा हूँ, तो जो हमने देखा है कि उसमें तो उन्होंने जनरली वही बातें की जैसे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि आइन की हदूद में सबको रहना चाहिए। मैंने फ़िलिस्तीन या गाज़ा का एक जेनोसाइड का उन्होंने हवाला दिया, मेरा ख्याल है कश्मीर की में जो ज़्यादतियाँ उसका हवाला दिया। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसी बात है जिससे कोई डिसएग्री करता है। और एक डिबेट ये चल रही है, कुछ अरसे से चल रही है कि सोशल मीडिया के लिए SOPs होने चाहिए, बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। और क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है पूरी स्टेट इस वक्त अगर किसी का हदफ है तो वो सोशल मीडिया का। जी देखिए बात यह कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट्स ज़रूर हैं, और ये सब वो राइट्स हैं जिनको हम सब इज्तमाही तौर पे चाहते हैं कि जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं करें। मगर ये अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली अब आपने देखा है कि डिबेट बन गई है। आई मीन इवन EU के अंदर, if I recall correctly, कि वो भी अब सोशल मीडिया कंपनीज के साथ बैठ के देख रहे हैं कि कहीं पे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मीन कि आप उस राइट को अब्यूज़ करके आप सारी हदूद पार करें, लोगों को इंडिविजुअली विक्टिमाइज़ करें, लोगों की फैमिलीज़ को विक्टिमाइज़ करें, हर किस्म का प्रोपेगेंडा करें। तो यकीनन इसमें कहीं ना कहीं कोई चेक एंड बैलेंस तो आना ज़रूरी है। बाकी मेरे इल्म में नहीं है कि कोई अगर ऐसी कोई आगे कोई बात है या कानून है, मगर ओवरऑल आई डू बिलीव कि वाइल्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको जिम्मेदारी से इस राइट को एक्सरसाइज करना भी हर शख्स की जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ ये फरमाइएगा, सर ये सोशल मीडिया के बारे में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट ने भी बनाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। अब ये गवर्नमेंट बड़ी कमिटेड है इसके ऊपर, और आज जो आर्मी चीफ का बयान है वो बड़ा क्लियर है। और सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है सोशल मीडिया को आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर पाबंदी लग जाए, क्योंकि आज भी आपने जनरल नज़ीर भट्ट साहब के बारे में जो कुछ कहा वो ऑफिशियल पेज से कहा आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आर्टिकल 19 आपको कहता है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल रखते हैं, लेकिन आपको वो कई जगहों पे लिमिट करता है बात चीज़ों में। जैसे इस्लाम के लिहाज से वो लिमिट करता है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिहाज से लिमिट करता है, लोगों के जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनके लिहाज से लिमिट करता है। लेकिन और वो कहता है कि एक रीजनेबल का लफ्ज़ है विच इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। नंबर 2, जब हम इसको पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है। लेट्स से अगर हम ये कहते हैं कि एक आदमी है, वो कहते हैं कि यार मैं अमेरिका की गुलामी नहीं करता, तो आप इसको ये मेरी नज़र में आप इसको ये भी कह सकते हैं कि यार ये एक फ्रेंडली कंट्री के खिलाफ बात कर रहा है। आप दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि यार ये खुददारी की बात कर रहा है। वो बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, बड़ा रिलेटिव हो जाता है। देखिए राय अलग है, प्रोपेगेंडा कुछ। सुन ले ना। देखिए आज वैसे आपको पता है कि आपने सुन ले जो चेयरमैन नायब है हाँ। जनरल नज़ीर भट्ट साहब, उनके बारे में आपके ऑफिशियल पेज से क्या ट्वीट गई है? लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता, मैं सॉरी, मैं देख लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। लेकिन देखिए बात यही, मैं जैसे अभी बिलाल भी कह रहे थे कि कोई मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हर एक आर्टिकल को आपने तस्लीम करना है, हर एक आर्टिकल को मनो अन आपने उस पे
एक्ट करना है, लेकिन इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू 1 और 2 और 3 आर्टिकल्स। उसमें आर्टिकल 14 भी, उसमें आर्टिकल 15 भी, उसमें आर्टिकल 16 भी, उसमें आर्टिकल 17 भी है। और खासतौर पर आर्टिकल 14 जिसको इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन है, जिसमें आप कहते हैं कि किसी के ऊपर आप तशद्दुद नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, और आप कह सकते हैं किसी की चादर चार दीवारी के अंदर आप जाके उसकी जो उसकी प्राइवेसी है उसको आप पामाल नहीं कर सकते। तो अब अगर एसओपीज बनते हैं सोशल मीडिया पे तो अब मैं आ आपके लिए जाता हूं। एक्सेप्टेबल अब मैं होगा? देखिए, मैं इसे अच्छा, सोशल मीडिया मेरी नजर में, देखिए सोशल मीडिया मींस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया मींस नथिंग। अच्छा, अब सोशल मीडिया क्या चीज है? सोशल मीडिया हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं विद रिलेटिव टू द पॉलिटिकल पार्टीज। हमारा सोशल मीडिया एक्टिव है बिकॉज ऑफ दी रिलेटिवली उसे है। लेकिन सोशल मीडिया में जो ज्यादातर जो लोग हैं, मतलब एक हमारा सोशल मीडिया जिसमें हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, और एक सोशल मीडिया जिसमें आम आदमी है। ठीक है, आपका ये कैमरामैन भी उसमें है, आपका जो बाकी लोग हैं वो सारी चीजें ना, वो सारे लोग बीच में आ जाते हैं। अब आप अगर वो एक बंदा है, जैसे हम लोग चले जाते थे किसी जमाने में, जब आप चले जाते थे तो जो गांव में या किसी जगह में लोग जमा होके बात कर रहे होते थे, अब वही सारी चीज सोशल मीडिया में। सर वो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो मसलन जस्टिस बाबर सत्तार का इशू था ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने 1 लाख ट्वीट्स की थी उनके इशू पे कि जी हम इनके साथ खड़े हैं जी। देखिए एक मिनट इसी तरह चीफ जस्टिस के बारे में आपने 5 ट्वीट्स किए हैं विद तस्वीर और प्रॉपर एनालिसिस किया कि उससे पहले क्या कहते थे, आज क्या कह रहे हैं, और आज जो ये चेयरमैन नैब है उसके बारे में तो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो है। मैं जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, मैं उनको उस वक्त से जानता हूं जब ये लॉयर थे, बड़े अच्छे लॉयर थे, ये उस इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं। आज आप उनकी हिमायत कर रहे हैं? सुन ले, नहीं, मैं उस वक्त भी इनकी हिमायत करता था जब इन्होंने बाज डिसीजंस हमारे खिलाफ लिए थे। मैं उस वक्त भी समझता था कि तहरीक इंसाफ की बात है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं ना। अच्छा, उसमें बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे वो भी इनके साथ थे। लेकिन अगर आप देखें जो इनके साथ हो रहा है और आप देखें जो चीफ जस्टिस साहब के साथ हुआ था, दोनों के साथ तकरीबन एक ही चीज हुई थी। उस वक्त हम चीफ जस्टिस साहब के पास लोग क्या कहते थे, आज इनके खिलाफ लोग क्या कहते हैं। सर पहले इसी चीफ जस्टिस के बारे में जो जब आप इसको आप बाकियों के लिहाज से ट्विस्ट करके आए थे ना सर, आप बाकियों के लिहाज से ट्विस्ट करके देख लें। पूरा सोशल मीडिया आपने भरा हुआ था इनके खिलाफ। तो आज कौन लोग कर रहे हैं? आज कौन लोग बाबर सत्तार के खिलाफ कौन लोग कर रहे हैं? जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ। हाँ सर, ये याद रखें कि माजी में जो मौलाना के बारे में जितनी भी कैंपेन लॉन्च की गई थी, सोशल मीडिया पे कैंपेन लॉन्च की गई थी, उस वक्त आप ये चाहते थे कि बंद किया जाए इस सिलसिले को। अब बंद हो रहा है मेरा ख्याल है, तो आप समझते हैं कि ठीक हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर ये बात आइडियल भी है और उसूली भी है कि आइन के हुदूद में रहते हुए आप भी ज़िंदगी बसर करें, मैं भी, तमाम इदारे मुकन्ना हो, एग्जेक्टिव हो, जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, फौज हो, कहने के हद तक तो ये सब कहते हैं ना। लेकिन सवाल ये है, अभी मैं आपको कहूँ कि आप आइन को वायलेट कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ ना। तो अगर मेरी जिम्मेदारी ये है कि आइन को वायलेट नहीं करना है, आपको कहूँ तो आपकी भी जिम्मेदारी है। सही बात है, ठीक है ना, दो तरफा जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है। अब ये फैसला कौन कर रहा है कि आइन मैं वायलेट कर रहा हूँ, ये वायलेट कर रहा है, या वो कर रहा है, या कोई और कर रहा है। ठीक है। मैं 68 में, आपको याद होगा, डेक बना था, ठीक, डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी। ठीक, बुनियादी 2 मुतालबे थे, एक हकीकी जमहूरियत की बहाली, ठीक, और दूसरी सिविलियन बालादस्ती। ठीक। आज क्या मुतालबा है? वही 2 मुतालबे हैं ना। ये तो वैसे 1948 से स्टार्ट किया था वैसे। आज में मतलब 68 में कौन था और इत्तेहाद किसका था? उस वक्त भी इत्तेहाद में जमीयत, माशाल्लाह था, तो उस वक्त भी जमीयत उलमा इस्लाम उसी 8 जमातों का हिस्सा था। आज भी इनका भी हम सब का मुद्दा ये है। अब कौन आज ऐसे माशाल्लाह नहीं है। आज कौन, देखे ना, मेरी बात सुने ना, माशाल्लाह क्या है? माशाल्लाह का मतलब ये है कि इख्तियार कहाँ होना चाहिए, इख्तिदार कहाँ होना चाहिए। आज या परसों या तरसों जो भी हुकूमतें गुजरी है, न इख्तिदार उनके पास है, न इख्तियार उनके पास। आज की गवर्नमेंट के पास, आज के बिलाल भाई मेरा भाई है, अगर इनके पास इख्तियार होता तो क्या मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला होता है?
नहीं, अगर मसला इनके ये है पास- सर कि उनको कोई एतराज नहीं है, मैं- तो आपको ज्यादा एतराज है। ये अजीब बात है कि वो खुश हैं, आपको ज्यादा तकलीफ है। भाई राना सनाउल्लाह की बात आपने सुनी है? वो कहते हैं कि ये दो जो लिए गए हैं ये हमारे लिए माविन साबित होंगे। ये उस कबीले से- उनके ये मशीर उन्होंने बनने कहा- से पहले के ख्याल नहीं 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 आज बस- नहीं नहीं मशीर बनने के बाद उन्होंने कहा कि ये उस कबीले से ताल्लुक रखते हैं कि हमारे लिए कार खैर का किरदार अदा करेंगे। तो ठीक वो है, आप अच्छी खुद बात। वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। फैसल वाड़ा भी उनके लिए एक्सेप्ट है, हमारे लिए मोहतरम है, एक्सेप्टेबल है। तो बात ये बेसिक बुनियादी तौर पर यह सही है। लेकिन मुझे ये बताइए, आइन में अगर आर्टिकल 19 है तो इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के वजह से भी एक आर्टिकल है, सही बात, जान महफूज, माल महफूज, इज़्ज़त महफूज। ये किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की तो कहाँ है? नहीं, किसी की मेरी तो जान माल, महफूज है, इज्जत न माल महफूज है। बिल्कुल महफूज नहीं है। मेरी न जान महफूज है, न माल महफूज है, न इज्जत लेकिन ये महफूज है। इलेक्शन के बाद आपको कैसे पता चला? उससे पहले नहीं, ये महफूज तो हम थी। रोज अव्वल से कह रहे हैं, इलेक्शन के बाद नहीं कह रहे वैसे हैं। देखिए, रोज 16 उस वक्त- महीने की हुकूमत में आप लेकिन ये political फर्क partner थे। ये फर्क हुआ है, उस वक्त भी यही आइन था, ये यही फर्क- हालात थे, आप कंफर्टेबल थे। ये फर्क हुआ है कि मौलाना साहब को जब इलेक्शन में थे थ्रेट लेटर जारी होते थे कि मौलाना साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। जब से नहीं हुकूमत बनी है थ्रेट नहीं है। ये क्यों? उस वक्त अमन अमान ख़राब था मौलाना के लिए, हमारे लिए इलेक्शन में हम नहीं जा सकते, आप मत निकले वरना आपको मारेंगे। आज कोई थ्रेट लेटर नहीं है। ये तब्दीली अचानक, ये इंकलाब, इसका मतलब ये है कि पुरअमन माहौल है। कहाँ है पुरअमन माहौल? हमें पता है। इसी तरह जजिस ने एक खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, लिखा है या नहीं लिखा है? वो सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग रहे हैं? पैसे मांग रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़, किस चीज़ की तहफ़्फ़ुज़? वो कहते हैं कि एजेंसी जान की तहफ़्फ़ुज़ ना। एजेंसी तंग कर रही है, कहते हैं। तो जान की तहफ़्फ़ुज़, इज्जत की तहफ़्फ़ुज़। जब बेडरूम में कैमरे लगे हैं, बाबा किसने लगाए ये कैमरे? आप मैं क्या कर रहे हैं मेरे बेडरूम में? तो ये भी आइन का तकाजा है कि बेडरूम में वो लगाओ। ठीक है, आपको याद है सेठ वकार ने एक फैसला दिया था, तो गुस्सा किसको है? वो देखिए, फैसले जो होते हैं ना होते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं हर दौर में फैसले होते हैं। उस वक्त हर दौर में उस फैसले को एक्सेप्ट करने वाले लोग होते हैं, हर दौर में उस फैसले की मुखालफत मुझे करने ये वाले लोग। बताइए, सेठ वकार एक आईनी पोजीशन में था या नहीं था? वो चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस थे ना, आईनी पोजीशन में थे। उसने एक फैसला दिया, उसके बारे में क्या कहा गया? वैसे आपको याद है कि उस जमाने में आप सेठ वकार के खिलाफ थे सर? नहीं, हम सेठ वकार के खिलाफ नहीं थे। उस वक्त की हुकूमत सेठ वकार के खिलाफ निकला, अच्छा, ठीक। उनको पागल करार दिया। हाँ, वो है। अच्छा, मुझे अब ब्रेक ये लेना- बताइए, मैं वापस आऊंगा मैं आपके एक काजी फायज एहसान ने फैजाबाद धरने का फैसला दिया, उसके साथ क्या हुआ और किसने किया? अलाकार कौन थे? उस अलाकार के पीछे सहूलतकार कौन थे? सब ये गवर्नमेंट बैठी हुई है, इसी गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया था, तो इसलिए इसी ने रिपोर्ट बस बनाई है, खुलासा इसी ने ये उस है। रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है। इन तमाम बातों का खुलासा और लुब-ए-लुबाब ये है, तमाम बातों का मेरे खुलासा ये है, अगर आइन है तो सबके लिए है। बिल्कुल ठीक। मुझे ब्रेक लेने दे, लेकिन सर मसला ये है कि आइन के अंदर एक प्रोविजन ये भी है कि हर इंसान किसी भी जगह पे किसी भी शहर में जलसा कर सकता है, अपनी राय दे सकता है, उसको स्टेट रोक नहीं सकती। लेकिन आज कराची में आप जलसा कर रहे इसका हैं, मुझे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक इजाजत- जुमला- मैं वापस आऊंगा, वापस छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। हाफ साहब, ये आपको इजाजत क्यों नहीं मिली जलसा करने की कराची में? तो मेरे ख्याल में ये एक जमहूरियत की एक नई चेहरा है, एक नया चेहरा है। ठीक है, और उस पार्टी की तरफ से जो अपने आप को कहते हैं कि जमहूरियत इंतकाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हाँ, आप पीपल्स तो पार्टी। कोलिशन पार्टनर हैं। अब देखिए ना, जब कोलिशन पार्टनर गलत काम कर रहा है तो क्या मैं खामोश रहूं? अभी तो हम कोलिशन में, लेकिन इसके बावजूद आपने जलसा किया बगैर इजाजत। वो तो करेंगे ना, शीन में भी हमने किया। तो अब अगर ये पीटीआई करे इस्लामाबाद में, बिल्कुल, तो मौलाना साहब ने कौमी असम्बली में इनको सपोर्ट किया। हाँ, ठीक है, कि आप करें जी, बगैर इजाजत जलसा क्यों नहीं करने देते हैं? तो कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो अपने आप को जमहूरी पार्टी कहती है, और जलसा करना मेरा आईनी और जमहूरी हक है। इजाजत नहीं देना, इसका मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, और बिलावल भुट्टो को कहता हूँ कि इसका नोटिस लिया जाए। वैसे कैनी साहब, कल को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जलसे अब स्टार्ट कर देने और इस्लामाबाद के अंदर जलसा करेंगे, मुझे लगता है बगैर इजाजत के करेंगे। तो जब मौलाना को इजाजत है तो इनको भी इजाजत दें आप। जी देखिए, बात यह है कि दोनों जमातों में एक तो फर्क बहुत है। अब तो कोई नहीं है। नहीं, फर्क ये है कि मौलाना साहब की जमात के साथ तो हमने भी जलसे किए हैं, मगर गुज़िश्ता सालों में मेरे ख्याल से 9 मई की कोई मिसाल नहीं है किसी जमात की। जमान पार्क जब लॉफुली इमरान खान को अरेस्ट करने गए तो टेयर गैसिंग जो पुलिस की गई उसकी कोई मिसाल नहीं।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब खान साहब आते हैं तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के धावे बोलने की कोई मिसाल नहीं। तो एक जमात है जिसने बार बार सियासत की आड़ में वायलेंस की है इस मुल्क में। आई मीन और जिम्मेदार हैं पीटीआई, बिल्कुल। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो खुद चाहता हूँ जी ऑनेस्टली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, ये सारी राइट्स मौजूद हैं, मगर इनने बार बार प्रूव किया कि इजाजतें लेके उन्होंने उसकी खिलवाड़ किया है उसका, और उसको जानबूझ के वायलेट किया, बार बार ट्रांसग्रेस किया है। तो इंतजामिया जब अपने तहफ़्फ़ुज़ात किसी भी जगह पे दिखाती है, हर कोई पुलिस वाला ये नहीं चाहता कि बार बार अपने आप को पेश करें कि उनके ऊपर टेयर गैस की जाए, हमले किए जाएं, या कोर कमांडर हाउस पे हमले हो, या जीएचक्यू के गेट पे जाके, या शोहदा की यादगारों पे आप जाके हमले करें, और कल पुलिस वाले और फिर जवान उसके ऊपर डिमोरलाइज भी ना हो और उनको गुस्सा भी ना आए कि इन्हीं लोगों को फिर से आप इजाजत देते हैं। देखिए, मैं तो फ्रॉम अ पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट तो मैं चाहता हूँ कि अपना शौक पूरा करें। ठीक है, अगर इनका ये ख्याल है कि इनके ये करने से हुकूमत का काम रुकेगा या पार्लियामान में काम रुकेगा, ये इनकी खाम ख्याली है। हुकूमत आज भी काम कर रही है, IMF के साथ प्रोग्राम भी चल रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ इन्वेस्टमेंट की बात भी आगे चल रही है, लेजिस्लेशन भी पार्लियामान में होगी। अगर ये कंस्ट्रक्टिव तरीके से उसका हिस्सा बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, जिसके अंदर, और कंस्ट्रक्टिव तरीके का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हमसे हर बात पे इत्तेफाक करें। आप इस्लाह भी करें, आप तनकीद भी करें, मगर कौमी इश्यूज के ऊपर करें। मगर अगर इनका ये ख्याल है कि वो ये अमल करके कोई मफलूज कर लेंगे, कोई निजाम चल सकता, 5 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में जलसा कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ जी करें, और मुझे लगता है इजाजत इनको भी नहीं मिलेगी। नहीं चले वो तो, लेकिन अगर इन्होंने भी कर लिया तो फिर सिंध हुकूमत वहां पे तो जी इनके ऊपर फैसले करेगी। मैं तो आपको पॉलिटिकली कह रहा हूँ कि ये इनकी खाम ख्याली, 16 माह की हुकूमत में भी कोई काम नहीं रुका था इनकी वजह से। ठीक है, अभी भी कोई काम नहीं रुकेगा, एग्जीक्यूटिव भी अपना काम करेगी, बिल्कुल। मैं तो, मगर देखिए, मैं ये समझता हूं कि संजीदगी का तकाजा तो ये है कि ये पार्लियामान वो फोरम है जहां पे कौमी इश्यूज पे डायलॉग करें, उनके भी जो तहफ़्फ़ुज़ात है वहां पे डायलॉग करें, कौम को नजर आए कि जो इश्यूज वो रोजाना कमरों में, घरों में, दफ्तरों में डिस्कस करें, उस इश्यूज के ऊपर डायलॉग होता हुआ दोनों साइडों से पार्लियामान के फ्लोर पे नजर आए। सही बात। और ये काम हम करेंगे तो हम सबकी इज्तिमाई रेलेवेंस रहेगी, वरना लोग हम सबसे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे जब आपके पास पार्लियामेंट का फोरम है और आइन भी जारी इंटैक्ट है पाकिस्तान में, तो आप उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों चाहते हैं सड़कों के ऊपर निकलें आप और वहां पे हल्ला गुल्ला हो और सड़कें गर्म हो जाएं और पाकिस्तान मफलूज होकर आ जाए? देखिए, पाकिस्तान एक सड़क की वो नहीं है कि एक सड़क है, उस सड़क को बंद कर दे तो पाकिस्तान बंद हो गया। पाकिस्तान में बाकी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन जिस लिहाज से पार्लियामान है उसी तरीके से अवाम है। अवाम ही पार्लियामान की स्ट्रेंथ है, अवाम ही की वजह से पार्लियामान है। तो अगर आप समझते हो कि आपने कोई इशू लेकर जाना है तो आप अवाम के पास लेकर जाते हो, और हर डेमोक्रेसी में ये होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम ये, मैं आपको बताता हूँ तो फ़र्क क्या होगा। अगर हमारा जलसा होता है कराची में, और कराची में वो हमें मना करते हैं, और जब हम जलसा करेंगे, और जैसे अभी JUI ने किया, मौलाना साहब ने किया, इन दो में एक फ़र्क होगा। मौलाना साहब के ऊपर टीयर गैस नहीं फेंका गया, मौलाना साहब के ऊपर कोई लाठी चार्ज नहीं किया। वजह क्या, मौलाना से डरते हैं सब? नहीं, डरते भी हैं, और वो अब ये नहीं चाहते कि यार अगर मौलाना, देखिए मौलाना साहब की एक स्ट्रीट पावर है, PTI की भी स्ट्रीट पावर है। मौलाना से आप भी डरते थे, आपको पता है? अगर हम देखिए अगर आए थे, सारी इंतजामिया भाग गई। सुन ले, अगर डरते होते तो हम कभी इनको अलाउ ना करते, हम इनके साथ वही कन्फ्रंटेशन करते। जो इंसान डरता होता है ना, वो हमेशा कन्फ्रंटेशन पे जाता है, ये याद रखें। वो हमेशा आपको शुरू में रोकता है, जोर लगाता है, जब आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाते तब वो भागता है। ठीक है, तो हम लोगों ने हमेशा अलाउ किया, और हम समझते हैं कि ये खूबसूरती है। उस वक्त आपने रोकने की कोशिश की थी? हमने कभी रोकने की कोशिश, लेकिन रोकने वालों ने रोका नहीं था। हमने कभी रोकने की डायलॉग किया जी, हमने कभी रोकने की कोशिश नहीं की। हमने यहां तक कहा था कि अगर आप आओगे तो हम लोग आपको फैसिलिटेट भी करेंगे। लेकिन देखिए, मैं आपको बताता हूं, डू यू नो व्हाई? आपको पता है कि ये सारा कुछ क्यों गलत हुआ था? ये अगर हम इसको वो करें, 25 मई 2022 उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करते हैं। ठीक है, उसमें आपने KP और पंजाब के दरमियान में आपने खंदक खोद दी। उसमें आपने KP में से लोगों को पंजाब में एंट्री के लिए उनको मना कर दिया। अच्छा, फिर आपने प्रिज्यूम कर लिया कि ये जो आएंगे ये
तोड़फोड़ करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने स्टार्ट में ही आपने उनके ऊपर शेलिंग कर दी, आपने उनके ऊपर आंसू गैस किए, आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज की। अब पूरी दुनिया में आप चले जाए, जहां भी पुलिस लाठीचार्ज करती है, जहां भी पुलिस शेलिंग करती है, वहां पे अवाम और पुलिस के दरमियान में लड़ाई होती है, पथराव होता है। ये पूरी दुनिया में, पेरिस में जाके देखें, इंग्लैंड में जाके देख लें, यूएस में जाके देख लें, हर जगह पे ये होता है। तो उसने तो हो नहीं था। अब अगर आप उसको प्रीटेक्स्ट लेकर ये कह दें कि आप जो हैं वो हल्ला बोल रहे हैं, तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, असल जो मैं बताता हूं ना, असल नहीं, देखिए मैं बताता हूं, मैं माजी की तरफ जा रहा हूं। आपको पता है, माइंडसेट देखिए, लेके आई लाहौर से आपके दौर में आपने जेलम के ऊपर खंदकें खोदी, वहां माइंडसेट, वहां पे आपने रेंजर्स लगाए, माइंडसेट, वहां पे पुलिस लगाई और आपने कहा कि आगे आकर गोली चला रहे हैं। अच्छा, गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था आपने? चली आपको 25 मई याद है, कुछ चली याद नहीं है, वो चली पाकिस्तान, उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ? आपने कह दिया था, मैनेज हो गया था, मैनेज हो गया, गोली चलेगी, मैनेज हो गया। सर मैं बताता हूं गोली कब चली थी, गोली कब चली थी, मॉडल टाउन में चली थी। माइंडसेट क्या था, उसके कैरेक्टर्स कौन थे, वही माइंडसेट 25 मई को भी था, वही सब कुछ हुआ। तो उसी तरीके से ही हुआ। आपको पता है लाहौर में एक कारकुन को ख्याल में 40 फुट के ऊपर से उधर से नीचे फेंक दिया था। आपने देखा था उसमें कि उसमें यास्मीन राशिद साहबा की गाड़ी को कैसे तोड़ा गया था। आपने देखा था उसमें, आपने देखा था, एक मिनट हट जाए, 25 मई को तो लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ था। आपको पता है उन लोगों के घरों में छापे कब से शुरू हो गए थे? 22 मई से। ठीक हो। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दे। हाफ साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, अल्टीमेट क्या हासिल करना चाहते हैं? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हाफ साहब, वैसे मकसद क्या है आपके एहतजाज का? आज भी आप जलसा कर रहे हैं और 9 मई को आप बहुत बड़ा जलसा करेंगे पेशावर में, जिसमें मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको सपोर्ट करेगी। गो गंडापुर साहब जो है सलाम लेने के लिए तैयार नहीं, मौलाना साहब, और वो ये कहते हैं कि फरवरी में आपके साथ धोखा हुआ था, धांधली नहीं हुई थी, उनका दूसरा वर्जन। देखिए चौधरी साहब, बात ये है कि जहाँ तक हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं 2018 में हम क्या चाहते थे। हमने कहा कि 25-18 को जो इलेक्शन हुआ है वो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं थे, पीटीआई नहीं मान रही थी। आज फिर हम कहते हैं कि 8 फरवरी 2024 में जिस बरहानगी और शर्मिंदगी के साथ दांजी की गई, 18 भी सलूट करता है उस शर्मिंदगी को। आपका मैंडेट चोरी किसने किया? मैं किसी का नाम नहीं लेता। वैसे फायदा किसको पहुंचा? मेरा बुनियादी मुद्दा ये है, हमें एहतजाज न PMLN से, न पीपल्स पार्टी से, न PTI से, सिस्टम पर हमारा एतराज है। सिस्टम तो आप भी है ना सर? नहीं, सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा है, जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, लिहाजा उसको हम कहते हैं कि आप सियासत में मुदाखलत न करें। हमारा एहतजाज उस मुदाखलत के खिलाफ है, उस जहनीत, उस माइंडसेट के खिलाफ है। बात की जाती है एक तरफ आइन के हुदूद में रहते हुए चलिए हम सब चलेंगे, दूसरी तरफ रुकावटें कड़ी हैं, तो फिर मैं कैसे करूं? मेरे साथ धोखा, ये धोखा हुआ है। हमने ये नहीं कहा कि हमें 5 दे या 10 दे या 16 दे या 17 दे, या हमने सिंध की हुकूमत दे, बलूचिस्तान की हुकूमत दे, पंजाब की हुकूमत दे, वफाक में दे, फलाना में दे। हमने ये नहीं कहा। हम ये कहते हैं कि मेरे वोटर को मत रोके, वोट बक्से में मेरी है लेकिन निकलते किसी और की है। सर, खैबर पख्तूनख्वा में रोका आपका वोटर, मान लिया। मौलाना साहब ने पार्लियामेंट में तकरीर की ना, क्या अगर फर्ज करें एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है कि पीटीआई को वोट मिल चुकी है, मिल चुका, ठीक है, PMLN भी मान रही है कि इंतखाबात में, मेरी बात तो सुनिए ना, वो भी कह रही है कि धांधली नहीं हुई है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि धांधली नहीं हुई है, एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है कि धांधली नहीं हुई है, तो हुकूमत इनके हवाले करे ना। तो उनकी गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा? नहीं, वफाक में अक्सरियत इनकी थी, इनके हवाले करे ना, क्यों नहीं करते उनके हवाले? आपका ख्याल ये है? बात, दूसरी बात ये, दूसरी सीटें किसी और को दी गई। दूसरी बात ये, क्या ये मौजूदा हुकूमत, आप दिल पर हाथ रखें, अगर यहाँ नहीं बोल सकते उधर अंदर फिर मुझे बोले, आप दिल पर हाथ रखें, ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बनी है या बनाई गई है या तोंपी गई है? आपका क्या ख्याल है? ये तो शादी बिल जबर है।
अच्छा हाँ, ये देखो, शादी वो राजी है। है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि वो राजी है, आपको प्रॉब्लम है। बाबा वो राजी है, वो कैसे राजी है? वो जोड़ा खुश है। आप कहते हैं जबरदस्ती या तो वो कहे ना जबरदस्ती है जी, हमें कबूल नहीं है। बाकी समझने वाले समझते हैं। एक बात मैं और करूं, कहने साहब ये क्यों आपने एक अर्ज और जबरदस्ती की शादी नहीं, की हुई नहीं, है? एक अर्ज और करूं, एक अर्ज और करूं। और वो खुश है, लो दुल्हा खुश है। हाँ जी कहने साहब, जावेद साहब, कोई जबरदस्ती की शादी नहीं है। देखिए, पहली बात यह है कि ये हुकूमत किसी के लिए भी फूलों का ताज नहीं, और इसमें मैं ये बात ज़रूर लाना चाहूँगा, और ये रिकॉर्ड की बात है कि पीटीआई के पास मुकम्मल मौका था हुकूमत बनाने का। पीपल्स पार्टी ने भी उनसे बात की, हमारी जमात ने भी ये मौका पेश किया कि अगर आप बना सकते हैं आप बनाएं। ठीक है। किसी ने कोई रेस नहीं लगी थी ये हुकूमत बनाने के लिए, मगर जब हुकूमत कोई नहीं बन रही थी तो फिर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने एक संजीदगी का मुजाहरा करते हुए एक बात तय की जिसके नतीजे में एक हुकूमत तश्कील दे जा सके, ताकि ये वैक्यूम ना रहे। देखिए, लोगों की आपके साथ जबरदस्ती तो नहीं हुई? नहीं, किसी किस्म की वो जबरदस्ती आप नहीं। कह रहे हैं जबरदस्ती। देखिए ये बात जरूर है, तोड़े ने कहा। देखिए ये बात जरूर है, हर जमात जो इलेक्शन लड़ती है मेरा ख्याल है, और हम तो खास तौर पे जी इस दफा यकीनन जितनी सीटें हमें मिली उससे ज्यादा की हम उम्मीद करते थे। एक फ्रैगमेंटेड असेंबली जब सामने आपके आई तो यकीनन मुश्किलात बनी कि हुकूमत गवर्नमेंट किस तरह फॉर्म होगी। तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन मगर आवाम की एक तवक्को होती है कि इलेक्शन के अमल से मुल्क गुजरता है, उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक हुकूमत आएगी जो चैलेंजेस हैं, जो उनके काम है, वो काम शुरू करेगी, बजाय इसके कि एक सियासी बहरान चलता रहे। तो पीटीआई के पास मुकम्मल मौका था कि वो हुकूमत बनाती और फैसले करती। उन्होंने मौका खुद गंवाया, क्योंकि ये जमात जनरली एक गैर सियासी सोच की जमात है, जिसने पिछले 6, 7, 8 सालों में कभी भी सियासी जमातों से किसी किस्म के डायलॉग करने की सलाहियत का मुजाहरा नहीं कर सकी ये जमात। बहरहाल उन्होंने वो फैसला किया, हमने हुकूमत बनाई। आज मुल्क के मुआशी चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है, इन चैलेंजेस को हमने डील करना है। बाकी ओवरऑल अगर हम इस संजीदगी के साथ पार्लियामान के अंदर ऑपोजिशन और ट्रेजरी जमातें काम कर सकती हैं, करना चाहिए। कह रहे हैं कि आप दे दें उनको गवर्नमेंट, तो आप दे दें। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए उनके पास मौका था, उन्होंने नहीं बनाई। ठीक है, तो फिर हमने एक देखिए ना, आपने हुकूमत बना के इस मुल्क के निजाम में आगे लेके चलना है, तो फिर हम पीपल्स पार्टी और पीएमएल इसलिए बैठी कि अगर आप कोई और नहीं बना रहा तो फिर अब हमने बना के मुल्क को आगे लेके चलना था। और आज आपने देखा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल के दरमियान जिस तरह मामला तय पाए गए थे, उसी के नतीजे में एक स्टेबल गवर्नमेंट अभी मौजूद है जो आगे काम कर रही है। अब देखिए, मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि काम तो हुकूमत का चलता रहेगा। ठीक। आपने चूज किया कि आप ना एंगेज करें पीपल्स पार्टी से किसी भी जमात के साथ आके आप एक हुकूमत बनाएं, वो आपका एक फैसला था। मौलाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट फारग हो जाए, मौलाना सड़कों पे इसलिए। देखिए, मौलाना साहब के साथ तो फारग हो जाए, आपके खिलाफ है ये इत्तेहाद। देखिए, मौलाना साहब, अगेन मैं यही दोहराऊंगा कि अगर सबसे पहले तो अगर मौलाना साहब को किसी के साथ होना चाहिए कि ज्यादती की है तो वो तो पीटीआई है। अगर उनकी अपनी सीटों के हवाले से या कहीं पे इलेक्शंस वो समझते हैं कि डब्बे में कुछ और डाला निकला कुछ और, तो सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ात तो उनको पीटीआई के साथ होने चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब की भी आपने इस हवाले से जुबान कल सुन ली, जो मौलाना साहब के बारे में, जेयूआई के बारे में वो बोले थे, वो मिलने के लिए तैयार नहीं। तो देखिए बात यह है, मगर अदरवाइज आई थिंक देखिए जेयूआई मौलाना साहब के साथ हमारी जमात का एक सियासी और जमाती एक रिलेशनशिप है। तो यकीनन हम ये समझते हैं कि जेयूआई एक संजीदा सियासी जमात है जिसके साथ डायलॉग और बातचीत हो सकती है। ठीक हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा दिनों में मुल्क के मफाद में ऐन मुमकिन है कि हमारी दोनों जमातों के दरमियान पहले भी बातें मुलाकातें रही हैं और आगे नहीं बात यह कि इन इश्यूज के ऊपर, मुल्क के इश्यूज के ऊपर आगे कोई डायलॉग यकीनन हमेशा नहीं मैंने ना इत्तेहाद की बात की ना वजारतों की बात की, मैंने कहा कौमी इश्यूज के ऊपर, तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर आपस में डायलॉग हमेशा हमारी दोनों जमातों के अंदर मौलाना साहब और मियां नवाज शरीफ साहब का ऐसा एक रिश्ता और ताल्लुक रहा है कि हमेशा एक डायलॉग और संजीदा गुफ्तगू। मुझे ब्रेक लेनी है और डॉक्टर साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आज आपको मौलाना इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं। छोटी सी ब्रेक के वो दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। वैसे डॉक्टर साहब बड़ी दिलचस्प बात है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि महमूद अचकज़ई साहब जो हैं आप उनके साथ अपना स्टेज शेयर करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब की हमायत में आप बयान देंगे, उनके पीछे पीछे चलेंगे और कहेंगे कि ये इंकलाब है और हम इनको फॉलो कर रहे हैं। तो आज इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई? वैसे मुझे एक बात बताएं, अगर कोई किसी की माँ बाप के बारे में बड़े गंदे इश्तिहारात फेंके, क्या उस बंदे को उनके साथ मिलना चाहिए? अगर कोई किसी को कहे कि मैं तुम्हारे बाप का पेट छीड़ के फाड़ के और घसीट के और वो करूंगा, उसको मिलना चाहिए? अगर वहां पे सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो हमने इसका 5% भी हमारा वो नहीं, हमारा इख्तिलाफ है
ये नहीं है कि हम आज आप मौलाना- वही एक सियासत मिनट, कर रहे हैं, hold on, पीपल्स hold on, पार्टी hold on, नून लीग hold on, कर रही है। hold on, hold on, ना, hold on। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, जब वो लोग आपस में बैठ के बात करते हैं तो आप वो तो कहते हैं आप सुन कहते हैं लेना, गलत लोग हैं ना, सर। सुन लेना, सुन सर, ले, सुन ले, सुन ले, उनकी बात क्यों कर सुन रहे ले। हैं आप? अब मैं बात बता रहा हूँ मैं गलत वो क्यों है। वो गलत इसलिए है कि वो लोग कहते हैं आओ मिल बैठ के खाते हैं, तुम ये ले लो और फलाना ले लो। जैसे आपने दरमियान में कहा कि मौलाना साहब को अगर उन्होंने वो ऑफर कर दी क्या कहते हैं वजारतों की, मेरा ख्याल है अगर मौलाना साहब उनमें से कोई चीज भी एक्सेप्ट कर ली ना तो मौलाना साहब का जो एक कद है ना उसमें बड़ा दरार आएगा। जैसे इस वक्त अगर आप देख लें, इस वक्त PMLN और शहबाज शरीफ टोटल खत्म है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ी सी बात हुई थी कि पंजाब में और KP, देखिए वैसे बात सुने सर, एक मिनट है, मुझे माजी में जो मौलाना के बारे में कहते हैं, आप मेरा ख्याल है एक मिनट है। आपको पता है बाय इलेक्शंस, ये जो अभी पिछले दिनों जो बाय इलेक्शंस हुए थे उसमें 4 सूबों में बाय इलेक्शंस हुए थे। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी का मसला KP में है, उसके बाद बलूचिस्तान में है, उसके बाद पंजाब और सिंध में है। आपको पता है सिर्फ पंजाब वाहिद वो सूबा है जिसके अंदर इंटरनेट बंद था। आपको पता है पंजाब वाहिद सूबा है जिसमें दफा 144 लगी थी। आपको पता है पंजाब वाहिद सूबा है जिसके अंदर किसी को अलाउड नहीं था कोई जलसे करने के लिए। आपको पता है वाहिद है जिसके अंदर थ्रेट्स थी, बाकी किसी सूबे में थ्रेट नहीं थी। तो वाई ओनली पंजाब, इसकी कोई वजह होगी। वैसे वो छोड़ा ना सर, मैं बात कर रहा हूं, आप वैसे अपने माजी से शर्मिंदा, आप क्या कहते थे? देखिए हम लोगों ने, इमरान खान ने बड़ी ओपनली बहुत सारी चीजों पे अपनी गलतियां मानते हुए इस पे नहीं मानी अभी तक पार्टी ने। एक मिनट है ना, मैं आपको मुझे बोल लेने दे ना, मुझे बोल लेने दे, मेरी पार्टी है, मुझे बोल लेने दे। उन्होंने कहा बहुत सारी चीजों पे, उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज पे। अब हम मौलाना के साथ अगर हम जाते हैं तो हम किस चीज पे जा रहे हैं? हम इस पे नहीं जा रहे कि आओ मिल के हुकूमत बनाते हैं और आधे तेरे और आधे मेरे, दोनों मिल के खाते। जैसे अभी हाफिज साहब ने कहा हुआ है कि वहां पे जो मसला है वो एक आप ये समझ ले कि जैसे इलेक्शन कमीशन है या सिस्टम जिसको आप कह लें, ठीक है ना। नहीं एक मिनट है ना, जब आप उनके नहीं, हमारा भी यही मौकफ है, ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं ना, लेकिन हम इनके साथ क्यों मिल रहे हैं? क्यों? एट द एंड ऑफ द डे मैं ये और ये हम लोग कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं ना हम कह रहे ये नहीं होना चाहिए। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। हाफसा वैसे ये माजी को भूल गए आप भी? वैसे देखिए मैं चौधरी साहब की बात अर्ज कर लूँ, एक ज़माने में उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगम्बर के बारे में क्या कहा करते थे? उनके कत्ल के पीछे थे ना, मारने के पीछे थे। फिर क्या अमीरुल मोमिनीन बना ना। बात यह है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जब इस्लाह की तरफ जाते हैं तो फिर आप माजी को भूल जाते हैं। तो इन्होंने इस्लाह कर लिया? नहीं, मैं यानी कि मैं इनकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात भी नहीं कर रहा हूँ। अब PTI और हम इकट्ठे चल सकते हैं, यानी इनकी भी हमारे हवाले से शायद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की भी कुछ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात है। आगे हम चलेंगे नहीं चलेंगे अभी ये फैसला नहीं हुआ है। अभी अपने तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। जहाँ तक आपने एक बात की मौलाना साहब की वजारतों की ऑफ़र की, देखिए मैं एक बात आपको अर्ज़ कर लूँ, न कोई वजारत न कोई मनसब, ये हमारा फैसला है, ठीक। और अगर बात बिलाल भाई ने की कि हम इकट्ठे चल सकते हैं, इकट्ठे उस वक्त सकते हैं आपको शादी बिलजबर तोड़ना होगा। वो अगेन वही बात नहीं, वो तोड़ना होगा। वो उनको कोई मसला नहीं है, आप उसको तोड़ेंगे। देखिए ना, आपने दुल्हे के लिए एक को तैयार किया था, लेकिन 18 फरवरी की बारात में से कोई और निकला, दुल्हा कोई और निकला। शेरवानी किसी एक के लिए बनी थी, लेकिन वो पकड़ा गया किसी और के हाथ में। आप इससे अंदर अंदर आप टूट रहे हैं, बिल्कुल टूट रही है, अंदर टूट रही है कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ और किसने किया, सब कुछ मालूम है। आपके साथ नहीं हुआ, दूल्हे के साथ भी हुआ। बाबा क्यों नहीं हुआ है ना, अपने गिराते हैं शमन पे बिजलियां। नहीं कुछ हुआ। कहने साहब वैसे आपको मौलाना की बात मान लेनी चाहिए, फर्ज कोई नहीं है। वैसे वो कह रहे हैं आपके साथ धोखा हो गया, अपनी इस्लाह कर लें आप। देखिए बात ये है कि मैंने खैर आपसे जो बात की वो तो खैर हाफिज साहब ने एक मौका पेश किए, और यकीनन मौलाना साहब नवाज शरीफ साहब के दरमियान मुल्क की इस पिछली 3 दहाइयों में मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ मुश्किल हालात में भी बातचीत रही है। और ये मेरे ख्याल से हमारी सियासी अब एक इस जनरेशन का एक बल्कि एक बड़ा
कॉर्नर स्टोन रहा है। तो ये आई थिंक आगे भी यकीनन दीगर मामलात पे बातचीत हो सकती है। देखिए जहाँ तक बात है ना ये इस चीज़ की कि ये जो इन्होंने इशारा किया कि दूल्हा कोई और शेरवानी कोई और, हम सब की ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, और उसके लिए हम सब की ये भी ख्वाहिश थी और तवक्कुह थी कि हमें एक क्लियर मैंडेट मिलेगा। ठीक है। 8 फरवरी के बाद वो इलेक्शंस में क्लियर मैंडेट किसी जमात को नहीं मिला, एक फ्रैगमेंटेड आप कह सकते हैं कि अवाम ने आपको पसंद नहीं किया। नहीं देखिए हमें भी यकीनन देखना होगा कि हमें क्यों उतनी सीटें नहीं हासिल हम कर सके जितनी हम चाहते थे। तो यकीनन मेरे ख्याल से वो एक अलहदा हर जमात पे एक इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए और होती है, मगर उसके नतीजे में जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनी तो यकीनन उन हालात को, उस पॉलिटिकल लैंडस्केप को मद्देनजर रखते हुए जो इलेक्शंस के बाद बना, तो नवाज शरीफ साहब ने खुद ये फैसला किया कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को नामजद किया। जब पीपल्स पार्टी के साथ एक बात तय हो गई कि किस तरीके से आगे हुकूमत बननी है, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने तो खुद ये फैसला किया, उन्होंने ही नामजद किया शहबाज शरीफ साहब मजहबी रहनुमा है। वैसे तो कहा यह गया था जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने भाई के लिए पसंद करें, जो आप अपने लिए नापसंद करते हैं अपने भाई के लिए भी नापसंद करें। देखिए इसमें नवाज शरीफ साहब का ये फैसला था, शहबाज शरीफ साहब की इसमें रजामंदी थी, हमारी जमात के फैसले हैं। तो आई थिंक आप आज देख रहे हैं कि पार्टी के कायद, पार्टी को हेड आज भी नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब को भी, मरियम नवाज साहिबा को भी, जहां पे भी अपनी हुकूमत के मामलात में गाइडेंस की जरूरत होती है नवाज शरीफ साहब से रुजू करते हैं। ख्वाजा वक्त खत्म हो गया, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।